नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग 8 का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों ने कई बार सुना है कि अंग्रेज़ भारत में आए, व्यापार करने आए और यहाँ की सत्ता को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और 200 वर्षों तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहा। तो यह सब कैसे हुआ, पहले कौन आया, किसने हमारे देश को अपने कब्जे में लिया, इन सब के पूरी जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे। इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। भारत देश के इतिहास का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए हमें ज्ञान की दृष्टि से इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हम लोग इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारे देश में व्यापार करने आई थी और धीरे धीरे इस देश पर शासन करने लगी। कौन से देश ने शासन किया था हम पर? इंग्लैंड ने। यह घटना अचानक से नहीं हुई कि अचानक से एक दिन इंग्लैंड वाले आए और हमारे देश पर शासन करने लगे, ऐसा नहीं हुआ था। यह बहुत ही लंबी घटना है, सालों की, हजारों वर्षों की, 100 वर्षों की घटना है। इस प्रक्रिया को समझने का हम इसमें प्रयास करेंगे। 7वीं कक्षा के बारे में भी आपने कुछ बातें पढ़ी हैं। 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? तो 8वीं शताब्दी में भी यूरोप के देश भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु वे स्थल मार्ग से व्यापार करते थे। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन से राज्य बने? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया था। कहीं मराठा, कहीं बुंदेलखंड, छोटे छोटे राज्य में विभाजित हो गया था। कुछ ऐसे यूरोपीय देशों के नाम बताइए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे यहाँ आए थे। तो ये कंपनियाँ थीं, ये देश थे पुर्तगाली, डच, हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। ये सारे देश हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे। अब हम लोग जानते हैं भारत और यूरोप के बीच व्यापार कैसे शुरू हुआ। तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार जो है वो बहुत पहले से ही शुरू था। 8वीं शताब्दी में ही वे हमारे साथ व्यापार करने लगे थे, परंतु ये व्यापार स्थल मार्ग से होता था और इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका थी। यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर इंडिया और बीच में पड़ जाता है अरब प्रायद्वीप। तो ये अरब प्रायद्वीप, अरब सौदागर भारत से सामान खरीद के यहाँ लाते थे और फिर यहाँ ये इंग्लैंड के लोग अरब देश में आकर हमारे देश का सामान इनसे खरीदकर अपने देश में ले जाते थे। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था और इसमें उन्हें मुनाफा भी कम होता था, समय भी ज़्यादा लगता था। इससे चीज़ें उनके यहाँ जाते जाते काफ़ी महंगी हो जाती थी। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों को मुनाफा भी बहुत कम होता था। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोपियों ने सोचा कि हम ये अरब देश को जो बीच में फंसाते हैं, हम डायरेक्ट क्यों ना भारत से व्यापार करें। तो बीच में एक लाल सागर पड़ता है, यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ इंग्लैंड है और यहाँ भारत है। तो बीच में लाल सागर पड़ता है। ये अरब प्रायद्वीप को छोड़कर ये लाल सागर के मध्य से होते हुए डायरेक्ट इंडिया आने लगे और यहाँ से व्यापार करने लगे। स्वयं आते थे, बीच पहले यहाँ से सामान खरीदते थे, अब डायरेक्ट खरीदने लगे। परंतु इस मार्ग में भी ये अरब प्रायद्वीप के लोग जो थे ये काफ़ी अड़चनें पैदा करते थे और उन्हें कई जगहों पर कर भी देने पड़ते थे। टैक्स भी उन्हें कई जगहों पर पे करने पड़ते थे। स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में काफ़ी समय लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय होता था। यहाँ से वे लाल सागर से होते हुए जब आते थे तो बीच में अरब प्रायद्वीप में सामान को चोरी हो जाने का काफ़ी भय रहता था और उन्हें चुंगी कर भी देनी पड़ती थी, टैक्स भी पे करने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारिक समूह उनके लिए कई प्रकार की मुश्किलें खड़े करते थे। अब ये लोग सोचते थे कि हमें यहाँ से व्यापार करने से काफ़ी लाभ है,
परंतु यह मार्ग हमारे लिए सही नहीं है। अब क्या किया जाए? अब एक ऐसा मार्ग खोजा जाए कि इस प्रकार की मुश्किलें ना हो। तो हमने पढ़ा था, पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था और पिछले साल भी हमने पढ़ा है कि इसमें सबसे पहले सफलता मिली पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा को, जिसने 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाए उत्तर माशा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, इस मार्ग से भारत के पश्चिम तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। मैप में एक बार देख लेते हैं। यहाँ है ब्रिटिश, यहाँ से ये केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के दक्षिणतम कोने को कहते हैं, यहाँ से होते हुए समुद्र के रास्ते से भारत में सबसे पहले कालीकट पर पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? कालीकट पर। कौन पहुँचता है? वास्को डी गामा पहुँचता है सबसे पहले कालीकट पर। और कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा कहाँ पहुँचे थे? कालीकट पर पहुँचे थे। और किस रास्ते से आए थे? तो केप ऑफ गुड होप से होते हुए समुद्री मार्ग से आए थे। अब ये यहाँ से क्या लेकर के जाते थे? वास्को डी गामा भारत से गरम मसाले लेकर वापस लौटे और उसे बेचकर यात्रा पर जो खर्च हुआ उससे 60 गुना लाभ कमाया। मतलब यहाँ उन्होंने जो चीज़ 1 रुपये में खरीदी और इसके साथ उनकी यात्रा का खर्च मिलाकर 1 रुपये, और वो उनके देश में जाकर 60 रुपये बन गया। इतना ज़्यादा मुनाफा होने लगा। अब क्या था? अब मुनाफा होगा तो लोभ तो बढ़ेगा ही। इससे पुर्तगालियों के व्यापारी और नाविक बहुत ही उत्साहित हुए और भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कई जगह अपनी कोठी बनाई, जहाँ वे सामान इकट्ठा करके रखते थे। कालीकट में, गोवा, दमन और दीव, हुगली के बंदरगाहों में वे अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित किए थे। इन लोगों ने भारत में राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करने का प्रयास किया, मगर वे सफल नहीं हो सके। आप भारत में मिलने वाले गरम मसालों की सूची बनाइए। तो आपके घर में गरम मसाले तो आते ही होंगे, आप इसकी सूची स्वयं बनाएं। अंग्रेज भारत से गरम मसाले ही लेकर के जाते थे सबसे पहले। भारत में पुर्तगाली व्यापारी की सफलता ने यूरोप के दूसरे देश के व्यापारियों को भी उत्साहित कर दिया। अब यूरोप में सिर्फ एक देश तो था नहीं, पुर्तगाल, वहाँ के अन्य देशों को भी इसकी भनक लग गई कि ये तो इन्होंने नया मार्ग खोज लिया और ये काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं पुर्तगाल वाले। अब धीरे धीरे यूरोप के कई देश भारत और एशिया के अन्य देशों में आने लगे और अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित करने लगे। कौन कौन से देश आए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ये सब बारी बारी से भारत में आने लगे और अपनी व्यापारिक कोठियां बनाने लगे। इन कंपनियों में से एक कंपनी ने हमारे देश की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया और इतना ही नहीं, हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया। कौन सी कंपनी थी वो? इंग्लैंड की कंपनी। इंग्लैंड ने, जिसे हम ब्रिटिश कहते हैं, हमारे देश पर व्यापार करने आए देश के साथ और हमारे देश का बागडोर ही अपने हाथ में ले लिया और हम पर करीब 200 वर्षों तक शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई? चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। 31 दिसंबर 1600, यही वह दिन था, 31 दिसंबर 1600। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन, जो इंग्लैंड की राजधानी है, में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इंग्लैंड की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ प्रथम, ने इस कंपनी को अकेले 15 वर्षों के लिए
एशिया के देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही कंपनी, पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, 15 वर्षों के लिए उन्हें पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड ही केवल इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। इंग्लैंड की और कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इस तरह यह कंपनी भारत से चीज़ें खरीदकर और यूरोप में ज़्यादा कीमतों पर बेचने लगा। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती देने वाला और कोई यूरोपीय कंपनी नहीं थी? पुर्तगाल तो पहले से ही भारत के साथ व्यापार कर रहा था। इंग्लैंड तो, इसके अलावा हॉलैंड, फ्रांस, डेनमार्क जैसे देश भी भारत के साथ व्यापार कर रहे थे। ये सारी कंपनियां इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से टकराने लगी। अब हम सामान खरीदेंगे, हम सामान ज़्यादा मुनाफा के नाम पर ये अलग अलग देश जो आ रहे थे ये आपस में टकराने लगे। सारी कंपनी एक जैसी चीज़ें, एक जैसी बारीक सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोरा आदि खरीदते थे। सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। यूरोप में सूती कपड़ों का उत्पादन बिल्कुल ही नहीं होता था और वहाँ सूती कपड़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा था। वहाँ सूती कपड़ों का उपयोग गर्मियों में किया जाता था तथा ऊनी वस्त्रों के अंदर अस्तर के रूप में भी जाड़ों में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। इससे ऊनी कपड़े पहनने में मुलायम और आरामदेह हो जाते थे। तो यहाँ से वे क्या क्या ले जाते थे? सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोरा, गरम मसाले, ये सारी चीज़ हमारे देश से ये लोग ले जाते थे। पूरे यूरोप में भारत के मसाले की बहुत ज़्यादा मांग थी। ठंडा प्रदेश होने के कारण यूरोप के लोगों के भोजन में मांस का उपयोग ज़्यादा होता था और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए गरम मसाले ज़रूरी होते थे। तो इसलिए गरम मसालों का डिमांड बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा सूती कपड़े, रेशम, मलमल, नील, शोरा, ये सारी चीज़ें भारत से यूरोप जाया करती थी। जाड़े के मौसम की भयानक सर्दी में केवल इन्हीं साधनों का प्रयोग कर यूरोप के लोग मांस खाते थे। इस तरह नील भी वो यहाँ से ले जाते थे और नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में किया जाता था। शोरा का प्रयोग क्या चीज़ में होता था? शोरा बारूद बनाने के काम आता था और यूरोप में ये चीज़ें नहीं मिलती थी। इसके विपरीत यूरोप में उत्पादित बहुत कम ही चीज़ें भारत के लोगों के काम आती थी। तो यूरोप में जो भी चीज़ें बनती थी वे भारत के लोगों के काम नहीं आती थी। इसलिए यूरोप की कंपनियां मुख्य रूप से सोना और चांदी देकर भारत से सामान खरीदते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक सामान वहाँ से वे हमसे ले गए और वहाँ का एक सामान हमारे पास आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता था क्योंकि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं बनती थी जिसकी भारतीयों को आवश्यकता थी। इसलिए वे यहाँ से सोने और चांदी देकर के सामान खरीदते थे। अधिक से अधिक सामान खरीदना और उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए इन सभी कंपनियों में होड़ लगी रहती थी कि हम इंग्लैंड से ज़्यादा सामान कमाएं। फ्रांस कहता था हमें ज़्यादा सामान मिले, हॉलैंड कहता था हमें ज़्यादा सामान मिले। ऐसी होड़ इन देशों में लगी रहती थी। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत के कारीगर और छोटे व्यापारियों को इससे बहुत लाभ होता था। उनका सामान तैयार होने के पहले ही बिक जाता था और वह भी काफ़ी अच्छे दामों पर। मगर इस होड़ का एक दूसरा पक्ष भी सामने आया। जो कंपनी ज़्यादा वस्तुएं लेकर यूरोप के बाज़ार में जाती थी उसे ज़्यादा मुनाफा होता था। साथ ही अगर एक ही तरह की वस्तु एक से ज़्यादा कंपनी बेचती थी तो उस वस्तु की कीमत बाज़ार में कम हो जाती थी। यह तो इकोनॉमिक्स है। यदि एक जैसी चीज़ें दो दुकान पर हो तो सामान का दाम कम हो जाता है क्योंकि जो कम दाम पे बेचेगा व्यक्ति तो वहीं से सामान खरीदेंगे ना। इसलिए ये कंपनियां हमेशा इस प्रयास में रहती थी कि दूसरी कंपनी के मुकाबले उसे दूसरी कंपनी को भारत से हटा दे और वे अकेले यहाँ से सामान खरीद के ले जाएं। ज़्यादा मुनाफा कमाना और बाजार पर एकाधिकार करना
इसमें क्या हुआ, इन कंपनियों के बीच में हिंसात्मक झगड़े होने लगे। आजकल की व्यापारिक कंपनियां भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए बहुत सारे उपाय करती हैं। क्या क्या उपाय करती हैं ये आपको बताना है। ऐसा मैं बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि जियो मोबाइल बीच में काफ़ी सस्ते मिलने लगे। 500 रुपये दीजिए, पुराने मोबाइल दीजिए और नया ले जाइए। 2-2, 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक टॉक टाइम फ्री। और जब लोगों को आदत लग गई तो अब हर महीने वे अच्छी रकम वसूल करने लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। तो इन कंपनियों में भी कुछ हथकंडे अपनाए ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। इन चीज़ों को हम अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।